प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं ये कुंडली आई है मेरे पास मुजफ्फरपुर बिहार से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है और इनके बारे में जानना चाहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा करिए। आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताऊं कि ये मेरा दूसरा नहीं तीसरा चैनल है। मेरे दो अन्य चैनल जो हैं उसमें से एक का नाम है नकुल पाराशर, जो मेरा मेन चैनल है। दूसरा चैनल जिस पे सिर्फ राशिफल का कार्यक्रम जाता है प्रत्येक दिन, वो है राशिफल विथ नकुल पाराशर। और तीसरा ये है पाराशर पॉडकास्ट इस पे सिर्फ कुंडली अध्ययन आता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं कुंडली विश्लेषण की शुरुआत पंचांग से करता हूँ। इस जातक का जन्म मार्गशीर्ष माह में होता है। मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो विद्वान होते हैं और तर्क बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और ये उत्पादक क्षमता से युक्त होते हैं। दक्षिणायन में गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे 4 शुभ ग्रह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि पापक ग्रहों में शनि, मंगल, राहु, केतु बलवान हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में जन्म हुआ है इनका और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन शुक्रवार को जन्मे हैं। और शुक्र इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के साथ साथ एकादशवें भाव के अधिपति हैं, जहां उच्च के चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है। मंगल से और केतु से, गुरु और बुध जैसे ग्रह से दृष्ट है। तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह मंगल अष्टम में, गुरु और बुध जैसे 2 शुभ ग्रह चंद्रमा पे देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए चंद्रमा पे जो मंगल, गुरु, बुध और केतु आदि ग्रहों का प्रभाव है उससे चंद्रमा अव्यवस्थित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और चतुर्दशी का हुआ है। तो ये चंद्रमा यहाँ से व्यक्ति को धन, मान, प्रतिष्ठा और खूब सारी संपत्ति, मीठी मुस्कान से अपना काम कैसे निकालना है ये बहुत अच्छा आता है। तो ये चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा और केतु और गुरु की दृष्टि जब मंगल, केतु और गुरु की दृष्टि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पे पड़ेगी तो ऐसे जातकों को कई बार तीखे नयन नक्शों वाला बना देता है, या ये कह सकते हैं कि उसकी नेत्र ही उसको क्रोध से भरी हुई बना देती है। और द्वितीय भाव के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर जरा देखिएगा तो द्वितीय भाव पे मंगल का प्रभाव है और 12वें भाव के अधिपति 6वें भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी जब पंचम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति विद्वान होता है और चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे पार्टनरशिप में नौकरी करे या व्यापार करे, बहुत सफल होता है और अपने नाम पे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा भी करता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और बहुत ही अच्छी बात है। इस कुंडली के लिए पंचमी तिथि और अष्टमी तिथि ये दोनों ही एक तरीके से अशुभ तिथियों के मामले में इनका नामकरण होगा। इस वजह से जो कोई भी काम करना हो तो पंचमी और अष्टमी तिथि को ना करें किसी भी पक्ष में, जबकि चतुर्दशी तिथि को दान वगैरह निश्चित रूप से किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, इस वजह से व्यक्ति के पास धन सदैव रहेगा। और मनस्तु हितगु कहा गया है, इस वजह से व्यक्ति कभी भी शत्रुओं को समझने वाला होता है, परिस्थितियों को समझने वाला होता है। वो कभी भी, हालांकि उग्रता थोड़ी बहुत रहेगी चंद्रमा पे गुरु, केतु और मंगल के प्रभाव के कारण, लेकिन फिर भी व्यक्ति बहुत सावधानी से कोई भी निर्णय लेने वाला, अवस्था के हिसाब से उसका प्रभाव बदलता है। और वो उसके शत्रु एक जैसे कभी नहीं रहते, कभी शत्रु है, कभी मित्र है, कभी मित्र हैं, कभी शत्रु हैं। ये चीज़ें बदलती रहती हैं। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी शनिदेव इस कुंडली में यहाँ बैठे हैं। सूर्य और शनि, लगता है मैंने छोड़ दिया है, यहां सूर्य हैं और शनि है। सूर्य और शनि जैसे 2 ग्रह यहां बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे है। अब शनि और मंगल की दृष्टि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे जाएगी तो व्यक्ति कई बार जो भी सोचे, जो भी विचार करे, उसमें ना एक उग्रता, एक व्यग्रता, एक हठधर्मिता, एक कठोरता, क्योंकि वस्तुतः अष्टम भाव चिंतन का होता है और जब वहाँ पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है
तो इस तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को बचा करके रखे। ऑपरेशन आदि के कई बार अष्टम भाव में जब मंगल बैठे हों और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे शनि की दृष्टि है, तो व्यक्ति को जुआ, सट्टा, लॉटरी, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बंदूक, हथियार, विष वाले जानवर, गहरे पानी में जाने से, पहाड़ों पे जाने से, एडवेंचर करने से, मशीन के पास जाने से और जेब कतरों से, विष वाले जानवरों से, दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की प्रवृत्ति देते हैं। वैसे बाराहमेर आचार्य ने अपने निर्माणाध्याय में इस बारे में चर्चा की है कि जब अष्टम भाव पे मंगल की स्थिति बन जाती है और उन पे पापक ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए और मंगल वहाँ किसी भी स्थिति में बैठे हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु अग्नि के भय, क्या बोलते हैं कि शस्त्र के भय से होती है, या कई बार छुरी, चाकू, कैंची आदि से होती है, कटने से, जलने से, छिलने से, या ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन के दौरान, हॉस्पिटल में, इस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु होती है। हमें इस तरीके से अपने आप को बचा करके रखना होगा। हालांकि इस कुंडली में आयु बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति को मज्जा की समस्या हो जाती है, जिसको कि बोन मैरो कहते हैं, और प्रोस्टेट वगैरह की स्थितियों में भी कमजोरी आ जाती है। ये तो इतनी बात रही। चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में धन धान्य की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। रोहिणी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, ये शुभ नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, पर वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो ब्रह्मदेव हैं। इस वजह से ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोनों में से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः नक्षत्र का मंत्र होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। ये वस्तुतः नक्षत्र भले चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता ब्रह्मदेव हैं। कुशा उखाड़ करके उससे ब्रह्मदेव की आकृति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए सोमवार के दिन या संक्रांति काल में, या अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़, चिरचीटा जिसको अपामार्ग बोलते हैं, चिरचीटे की जड़ सोमवार के दिन गले में धारण करना चाहिए, चांदी के ताबीज में। किसी ब्राह्मण से उसको रक्षित पूजित करवा करके तब इसे धारण करना चाहिए। इससे मंगल जनित जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव के मंगल किसी भी स्थिति और अवस्था में ठीक नहीं माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, लाल वस्त्र दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ससुराल वालों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ससुराल को धन देने से बचना चाहिए, ससुराल वालों से बहुत ज्यादा मतभेद नहीं करना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा स्वयं से करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा का चाक चौबंद बंदोबस्त किया जाए। ये इतनी सारी चीजें अष्टम भाव के मंगल के बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, हरा चारा गाय को रविवार के दिन या मंगलवार के दिन भी आवश्यक रूप से खिलाना चाहिए। शुभ योग वाणिज्यकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, और भाई का सर्वत्र सुख प्राप्त करने वाला भी होता है, पराक्रमी होता है और विष की भांति अपना काम करने वाला होता है। ये पंचांग है। जिस पंचांग में चंद्रमा अच्छे हों उस पंचांग में बहुत ज्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। इस वजह से मैं इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात कहूंगा, क्या कहा, चंद्रस्य ना आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, सारे ग्रहों का बल चंद्रमा पे केंद्रित होता है। और अगर चंद्रमा बहुत अच्छे बन रहे हैं तो व्यक्ति का वर्तमान सुरक्षित है। सूर्य भविष्य के द्योतक होते हैं, चंद्रमा वर्तमान के द्योतक होते हैं, और आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि वर्तमान लाभ दे रहा है। तो इस व्यक्ति के जीवन में दिनचर्या अच्छी है, लाभ अच्छा है, प्राप्त होना अच्छा है, प्रेम अच्छा है, संतान अच्छा है, संतति का सुख अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, निर्णय अच्छा है, स्वाभिमान अच्छा है, कृतज्ञता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, गुण अच्छा है, मंत्र अच्छे हैं, गंभीरता अच्छी है, स्वाभिमान भी बहुत बढ़िया। तो ये जो सारी चीजें बनी हैं वो इस जातक की कुंडली को अभूतपूर्व सफलता का मालिक, श्रेष्ठ, गतिमान और गांभीर्य स्वभाव का बना देती है। ये तो पंचांग पे मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा कुंडली पे कर दी। अब मैं आपको लग्न पे लेके आता हूं। बहुत सावधानी से जब समझेंगे तो लग्न का मान 5 अंश का बना है, 35 कला, पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है। पुष्य नक्षत्र का ये पहला चरण होगा। अब जरा ध्यान से समझिए। तो जितने भी लग्न होते हैं 2700 जितने भी नक्षत्र होते हैं, और उसमें भी ये लग्न बना है कर्क का। अभी मैंने कल ही लग्न गंडांत पे चर्चा की थी
कि कर्क लग्न की कुंडली अगर बनी हो और 27, 28, 29 इन 3 अंशों पे अगर कर्क लग्न की कुंडली बनती है तो वो लग्न गंडांत में चली जाती है। जबकि अगर सिंह लग्न की कुंडली बनी हो और 1, 2 और 3 अंशों के बीच में अगर लग्न बना हो तो वो लग्न गंडांत में चला जाता है। यहां व्यक्ति का जन्म लग्न कर्क का है लेकिन 5 अंश 35 कला का है और लग्न गंडांत कब होगा? अंतिम में, मतलब 27, 28, 29। इस वजह से ये जो कुंडली है वो गंडांत में नहीं जाएगी। ये तो पहला प्रश्न हो, पहला एक बड़ी अच्छी बात हो गई। दूसरा कि लग्न का जो मान है वो 5 अंश का है, 5 अंश 35 कला। ये बाल्यावस्था का लग्न माना जाता है और ऊपर से पुष्य नक्षत्र का लग्न है जो कि सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ और बलवान नक्षत्र माना जाता है। तो चंद्रमा उच्च के रोहिणी नक्षत्र में और लग्न का मान 5 अंश 35 कला, गंडांत हुआ नहीं और पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति बलशाली होगा और पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति धार्मिक, प्रबुद्ध, प्रणेता और गंभीर होता है। अपनी दृष्टि से ही वो आधा काम कर जाता है, उसको हाथ उठाना ही नहीं पड़ता, सिर्फ उपस्थित होना और नाम ले लेना ही इसके कई सारे बिगड़े काम लोगों के भी बना देते हैं। पुष्य नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी देवता होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए नक्षत्र के अधिपति हो गए शनि। पुष्य नक्षत्र वस्तुतः शनि का नक्षत्र है और इसके पहले चरण के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य जो है वो धन भाव के स्वामी हैं और वो कहाँ बैठ गए? जन्म कुंडली के 6वें भाव में, मित्र की राशि में है। इस भाव के स्वामी कहाँ बैठ गए? पंचम में। इस भाव से निकटस्थ होकर के बैठे हैं और जहां धन भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं उसके ठीक पीछे 2 शुभग्रह बैठे हैं और उसके ठीक तीसरे घर में मंगल बैठे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा, इसका फल कथन शास्त्रकार क्या करते हैं, भाव का स्वामी अपने भाव से 5वें घर में मित्र की राशि में, ये बहुत अच्छी बात है, धन धान्य से परिपूरित करेगा। और जिस भाव में बैठे उस भाव के ठीक पीछे 2 शुभग्रह इस भाव का और इस भाव का दोनों का बल बढ़ाएंगे। तो इसका फल ये होगा कि व्यक्ति ऋण में नहीं रहेगा और दूसरा वो कभी भी अपने दुश्मनों से हारने वाला नहीं होगा और तीसरा कि वो अपने साहस, अपने पराक्रम, अपने बल की वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि इस भाव में जो द्वितीय भाव के स्वामी यहां बैठे हैं, इस भाव के स्वामी से 3 घर आगे मंगल जैसे ग्रह इस भाव का बल बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से इस कुंडली का धन भाव और 6ठा भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव, इनमें सबसे ज्यादा बलवान 6वां, उसके बाद दूसरा, उसके बाद 5वां और तब जाकर के 8वां, ये बलवान होने की स्थिति में चले गए। किसी भी भाव से 3 घर आगे पापक ग्रह का बैठना उत्तम माना जाता है और इसका ही परिणाम होता है कि व्यक्ति स्थिति में बहुत अच्छी जाता है। हालांकि इस कुंडली के लिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में मंगलदेव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। किसी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, पर इस कुंडली के मारक ग्रह के रूप में मंगलदेव क्या बोलते हैं, शनिदेव ही जाने जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के साथ साथ वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सूर्य देव भी मारक होंगे, पर सूर्य और चंद्रमा को मारक दोष नहीं लगता। इस वजह से यहाँ पे भाव के आधार पे और लग्नेश के शत्रु होने के कारण शनिदेव इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। इस हिसाब से जब कभी भी जन्म कुंडली में मंगल चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं और चूंकि केतु चूंकि सप्तम भाव में बैठे हैं और चूंकि शनि जो कि मारकेश होते हैं, यानी कि शनि, केतु और मंगल, इन 3 ग्रहों की दशा जब कभी भी चलेगी, जिसमें शनि में मंगल चल जाएं, मंगल में केतु चले जाएं, मंगल में राहु चल जाएं, राहु में मंगल चले जाएं, उस समय ये व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह बन जाएंगे। बाकी ऐसे गुरु में राहु, गुरु में केतु, क्या बोलते हैं, मंगल में गुरु, मंगल में बुध, मंगल में सूर्य, मंगल में चंद्रमा, ये ग्रह कष्ट नहीं देंगे। लेकिन मंगल में केतु, मंगल में शनि, शनि में केतु, शनि में मंगल, ये ग्रह जब कभी भी आएंगे तो व्यक्ति को कष्ट होगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। साथ ही साथ उसका चिंतन भी गड़बड़ होता है और कई बार चोट चपेट की घटनाओं से जूझना पड़ता है, सामने से मृत्यु का दर्शन करा देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल, अस्त्र शस्त्र, इन सभी चीजों से मैंने जैसे पूर्व में कहा था सावधान रहना होगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ
नक्षत्र के स्वामी हो गए शनि, नक्षत्र के चरण के स्वामी हो गए सूर्य। अब सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं। इस वजह से जब कभी भी सूर्य की दशा में शनि का अंतर आएगा तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या होती है। उस समय जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है और कई बार व्यक्ति को प्रायः धन के व्यय में जाना पड़ता है। पित्त से संबंधित समस्या होती है। बीपी और मंदाग्नि, जठराग्नि के कमजोर या प्रबल होने का खतरा होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बात कही कि सूर्य में शनि का जब कभी भी अंतर आएगा तो इस तरीके की समस्या यहाँ देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। धन भाव इस कुंडली का बहुत अच्छा है। हालांकि इस कुंडली में सूर्य ने शनि को अस्त किया है। अब एक अच्छी बात यहाँ ये हो जाएगी कि कुंडली के मारक ग्रह अगर अस्त हैं, कमज़ोर हैं, तो ठीक होता है। तो यहाँ पे जब शनिदेव सूर्य से अस्त हो जाएंगे तो इनका मारक असर कम हो जाएगा और जातक के लिए फायदेमंद होगा। अब वो फायदा आपको दिखे या ना दिखे, पर वो ग्रह आपको लाभ देता रहेगा। दाम्पत्य के मामले में, स्वास्थ्य से संबंधित, मारक ग्रह के नेचर के मामले में, मारक ग्रह का जो इंटेंसिटी होता है ना, प्रभावित करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा अब तीव्र नहीं रहेगी, वो सामान्य हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शुक्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। वो मालव्य योग लगा रहे हैं। चंद्रमा केंद्र में नहीं होने से मालव्य योग भंग नहीं होगा। राहु लग्न में व्यक्ति को जहर बना देते हैं। इसको मैं अच्छा मानता हूं। लग्न में राहु, लग्न के अधिपति उच्च के, इस पे मैंने एक सिद्धांत बताया था कि जब कभी भी लग्न के स्वामी एकादशवें भाव में बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति को परिपूरित करके रखते हैं, धनवान बना के रखते हैं और व्यक्ति के जीवन की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बना देते हैं। इसमें एक बात और भी जो अच्छी हो जाती है कि लग्नेश होकर के जब ग्रह एकादशवें भाव में चला जाएगा तो वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है और उसके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति ग्रह सदैव करवाते रहते हैं। तो इस मामले में लग्न में बैठा ग्रह राहु व्यक्ति के जीवन में थोड़ा डेविएशन देता है। कभी कभी व्यक्ति भ्रमित भी होता है, पर वो राहु हैं और उसको सफल भी बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लग्न में जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव उसको देख रहे हैं। तो लग्न के अधिपति चंद्रमा उच्च के, लग्न में राहु जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है। दो शुभग्रह पंचम भाव में माता पिता का प्रेम, माता पिता से संबंध अच्छे, माता पिता का ख्याल रखने वाला, और चतुर्थ स्थान में शुक्र पत्नी का सुख, भवन का सुख, भूमि का सुख, गाड़ियों का सुख, चरित्र का सुख, अनुभव का सुख, प्रेम का सुख, इन सभी चीज़ों में। और माता पिता की आज्ञा मानने वाला है। वो झगड़ालू है पर गलत और गरीब को नहीं सताएगा, कमजोर को नहीं सताएगा। और झगड़ालू क्यों है? क्योंकि अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है और द्वितीय भाव पे जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उग्र और गर्म होता है। ये एक सामान्य सा सिद्धांत है, लेकिन वस्तुतः वो बड़े ही खुले दिमाग का है। उसके दिमाग में राजनीति नहीं है, वो यशस्वी है, वो ज्ञानी है, वो कृतज्ञ है और सबके प्रति आभार व्यक्त करने वाला धनवान होता है। तो लग्न की स्थिति तो मैंने बता दी, लग्नेश की स्थिति मैंने बता दी। गज केशरी योग का निर्माण होगा। यहाँ यशस्विता का योग इस कुंडली में बनेगा। गुरु और बुध भाग्य भाव में व्यक्ति को ज्ञानी, उच्च शिक्षा का अर्थ प्राप्त करने वाला, उच्च शिक्षा से धन की प्राप्ति करने वाला, संतान से सुख, गुरु की दशा में, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में सारे अच्छे काम हो जाने वाले, ऐसी स्थिति कुंडली को बना देते हैं। छठवें भाव में सूर्य और शनि आलसी बनाते हैं और कई बार बड़े भाई से कभी कभी मतभेद भी देते हैं, पर ये एक सामान्य बात होगी। लेकिन शनि अगर यहाँ अस्त नहीं होते तो ये मारक ग्रहों का प्रभाव और बढ़ जाता या मारकेश और बलवान हो जाते, जो जातक के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की अति कृपा रही कि शनिदेव अस्त हो गए और सूर्यदेव जातक को पराक्रमी और हठधर्मिता से अपने किए गए बात को पूरा करने वाला, कही गई बातों में विश्वास करने वाला ऐसा बना देते हैं। सप्तम स्थान में केतु व्यक्ति के चरित्र को तो ठीक रखते हैं, पर व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज होता है निर्णय लेने में और अपनी दिनचर्या को लेने में। तो केतु की दृष्टि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पे पड़ेगी तो व्यक्ति इमोशनल होगा और घर से दूर जाने में उसको संकोच होता है, उसको दिक्कत होती है और उसका प्रेम घर, परिवार, माता, कुटुंब, जन्म, बदमाशियां, इन सभी चीजों में, बचकानी हरकतों में
होता है, पर अपने उम्र से वो ज्यादा भी होता है। जो तर्क करेगा, जो बुद्धि लगाएगा, जो विद्या लगाएगा, वो अपने उम्र से ज्यादा लगाता है। क्योंकि केतु और शुक्र जब केंद्र में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को बड़ा ही सारगर्भित अनुभवी बना देते हैं। अष्टम भाव के मंगल के बारे में मैंने बात की। नवम स्थान के स्वामी का पंचम भाव में बैठना पिता का आशीर्वाद और पिता की प्रगति ये जातक को देने वाला होता है। और इस स्थिति में जो गुरु और बुध बैठे, यहाँ पे व्यक्ति पिता का ही भाई का ही भाई होता है, मतलब बहन का भाई नहीं होता है। दशम स्थान के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे कभी कभी परेशानी देखने में मिलती है, जो कि मैंने बात कही है। एकादशवां भाव बड़ा सुरक्षित है और व्यक्ति की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति कराने वाला बन रहा है। जबकि 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना कभी कभी मतभेद देता है, हालांकि उसे सामान्य ही कहेंगे। अब मैं यहाँ आप लोगों को नौमांस चक्र पे लेके आता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्न के स्वामी होते हैं और यहाँ सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं। यहाँ लग्न का स्वामी उच्च का था, पर केतु गुरु बुध से दृष्ट था, मतलब वो शुभ प्रभावों में था। यहाँ लग्न के स्वामी सूर्य बनते हैं। यहाँ भी गुरु और बुध की दृष्टि लग्नेश पे पड़ रही है। यहाँ पे केतु और यहाँ पे उच्च के शुक्र। यहाँ शुक्र अपनी राशि के, यहाँ शुक्र उच्च की राशि में, यहाँ 7 नंबर में और यहाँ 12 नंबर में, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में गए हैं। यहाँ चंद्रमा वृष राशि में और यहाँ पे चंद्रमा मिथुन राशि में, मतलब चंद्रमा की दशा में कभी कभी मन व्यवस्थित अव्यवस्थित होता रहेगा। जबकि शनि यहाँ बैठे हैं धनु राशि में और यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में। इसका अर्थ है कि वो ग्रह अपने से त्रिकोण में गया है, मतलब शनि की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा अच्छी जाएगी। अब बात करते हैं बुध और गुरु की, तो यहाँ गुरु और बुध वृश्चिक राशि में, यहाँ भी गुरु और बुध वृश्चिक राशि में। तो शनि और शुक्र ये तो अच्छे गए ही, वर्गोत्तम होने के कारण गुरु और बुध का बल भी बढ़ गया। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा व्यय दे रहे थे, लेकिन शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये अच्छे हो गए। मंगल मिथुन राशि में और यहाँ कुंभ राशि में, जबकि यहाँ पे मंगल की स्थिति कुंभ में बनी है, नवांश में मिथुन में गए हैं, तो ये भी ग्रह त्रिकोण में जा रहा है, इस वजह से मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। तो टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो बहुत सारे ग्रह नवांश चक्र में अपनी स्थिति को बहुत ही बेहतर तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। इसका लाभ जातक के धन, प्रतिष्ठा, पद, दाम्पत्य, नौकरी, व्यापार और चल अचल संपत्ति को मेंटेन करने और इकट्ठा करने में मिलेगा। साथ ही साथ कोई लंबी बीमारी का खतरा जो लग्न कुंडली में शनि और मंगल के कारण बन रहा था, वो नवांश कुंडली में आकर के खत्म हो जाएगा। उच्च के शुक्र दाम्पत्य से, ससुराल से बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति ससुराल से प्राप्त हो और बहुत सारा उपहार भी प्राप्त होता है। व्यक्ति विवाह के बाद अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करता है, मेंटेन करता है। और भी अच्छी उसमें बात क्या है कि नवांश चक्र में जो चंद्रमा हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, जबकि मंगल आर्द्रा में जा रहे हैं। और वहीं शनि पूर्वा भाद्रपद में, पूर्वा फाल्गुनी में बैठ रहे हैं, जबकि गुरु और बुध दोनों व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं चतुर्थ स्थान में बैठ करके। पत्नी बहुत ज़्यादा संस्कारी, बेहतरीन और दार्शनिक चिंतन के साथ साथ, घनिष्ठ मित्र होने के साथ साथ, आध्यात्मिक चिंतन करने के साथ साथ दार्शनिक और बहुत ही सुनहरे व्यक्तित्व की होती है। यहाँ पे लग्न में सप्तम भाव के स्वामी के बैठने से व्यक्ति की कुंडली में विवाहेतर संबंधों में जाने के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है। इस वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी तरीके से अपनी पत्नी के लिए उसके साथ व्याभिचार ना करें और उसके प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट होती रहे। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, प्रेम, दया, सहिष्णुता, पूर्वजों का आशीर्वाद, संतान और प्रतिष्ठा, ये सब इस कुंडली को अलग और अभूतपूर्व बना रहे हैं। इस कुंडली में अगर कमजोरी है तो मंगल अष्टम और शनि की दृष्टि, थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ सप्तम भाव के केतु के कारण हो रही है, जो कभी कभी दशाओं में मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाली होगी। दशमांसा चक्र पे अब बात करते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, वो लग्न के अधिपति बन गए। शुक्र और चंद्रमा और सूर्य, द्वितीय भाव में शनि जो दशम स्थान के अधिपति हैं। व्यक्ति कभी भी काम के लिए
बेचैन नहीं रहेगा और उसके पास सदैव काम रहेगा। एकादशवें भाव के अधिपति का धन भाव में जाना, मित्र की राशि में, और यहाँ पे धन भाव के स्वामी का लग्न में आना, व्यक्ति अगर कल को रोजगार भी स्थापित करना चाहे, कोई काम भी करना चाहे, तो उसके पास सदैव उसको उस काम में लगाने के लिए धन रहेगा और अपने पूरे जोश के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मानसिक अवस्था को संतुलित करता हुआ वो कारोबार करता है और इसका इशारा चंद्रमा कर रहे हैं। जितना काम में सुख मिलना चाहिए, काम को लेकर के जो एक भाव होना चाहिए, शुद्धता का, श्रेष्ठता का, गंभीरता का, बढ़िया वाला, वो सब यहाँ चंद्रमा दे रहे हैं। मंगल यहाँ व्यक्ति को कारोबार को लेकर के जो डिप्लोमेसी होती है, जो राजनीति होती है, जो समझने की शक्ति होती है, परिस्थिति को किस तरीके से टैकल करना है, ये जो शक्ति होती है, वो यहाँ मंगल दे रहे थे थोड़े कमज़ोर, लेकिन दशमांशा चक्र में आकर के वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जा रहे हैं। पत्नी के आने के बाद पत्नी का सुख, पत्नी का सहयोग, ये सब व्यक्ति को प्राप्त होगा। शुक्र की दशा में भवन भूमि वाहन, मंगल की दशा में, राहु की दशा में और शनि की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, गुरु की दशा में संतान और भाग्य का सुख, पिता का आशीर्वाद, पिता का कारोबार, बुध की दशा में संतान और सुख की प्राप्ति, विदेश गमन, उच्च शिक्षा, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में देखने को मिल रही हैं। अब मैं दृष्टिकांड चक्र पे एक बार, तो दृष्टिकांड बोल रहा हूँ, होरा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जहाँ महादशाओं के बारे में चिंतन किया जाता है। उसके आधार पर गुरु और सूर्य की दशा में धन की प्राप्ति होगी, बुध और चंद्रमा की दशा में मेहनत करनी होगी, जबकि मंगल की दशा में निर्णय गलत होगा और स्वास्थ्य परेशान करेगा। राहु, केतु और शुक्र के साथ शनि की दशा में थोड़ी मेहनत कम करने की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति आलसी हो जाता है और कई बार उस समय विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। माता और पिता के मामले में पिता से मतभेद इस कुंडली को दिखाई दे रहे हैं, जबकि माता से प्रेम और माता की सेवा और माता से निकटता ज़्यादा दिखाई दे रही है। वाहन वगैरह के सुखों में अगर मैं बात कर दूं तो इस कुंडली के लिए पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से और माता के सहयोग से वाहन का सुख प्राप्त होता देख रहा हूं, जबकि वाहन वगैरह के प्रभावों में कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं, राहु, केतु और मंगल, शनि के कारण। अगर मैं अष्टक वर्ग की बात करता हूं तो उसके आधार पे हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है और कोई सारे गुणों को रखने वाला होता है। वो लेखक है, कवि है, प्रोफेसर है, वो कुछ भी है और बहुत सारी चीज़ें, वो इंजीनियरिंग कर सकता है, टेक्नोलॉजी को समझने वाला हो सकता है, रिसर्चर, साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि लग्न में राहु उसको बहुत सारी चीज़ें करवा देंगे। वाणी कठोर है, कड़वा बोलता है और जन्म कुंडली में मेहनत बहुत ही उच्चतम दर्जे की है। सुख संसार का, पत्नी का, बच्चों का, भवन का और अट्टालिकाओं का, बहुत कम उम्र में अपने भवन में व्यक्ति निवास करता है, ये शुक्र के कारण और साथ ही साथ चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके कारण ऐसा होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन में कभी कभी मन थोड़ा बहुत सामान्य लगता है, हालांकि वो भी ठीक हो जाएगा आगे आने वाली दशा के कारण। और इस कुंडली में नौकरी, व्यवसाय, पार्टनरशिप में जो भी करना है बिल्कुल कर सकते हैं, ये कुंडली कभी असफल नहीं होगी। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है, भाग्य तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, जबकि इस कुंडली में हमें पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें गंभीर होना होगा, हमारी पिता की चिंता हमारे लिए किस मामले में हो रही है, इस तथ्य को समझना होगा, क्योंकि जाने के बाद तो कोई वापस आता नहीं है, बाद में सिर्फ पश्चाताप ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त मैं अगर बात कर दूं तो ये कुंडली बहुत अच्छा प्राप्त कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के मामले में कुंडली बहुत आगे है। इतनी सारी चीजें। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 7 रहेगा। नक्षत्र पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा और शुक्रवार का भी बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता अगर करनी हो तो आपकी कुंडली मित्रता कर सकती है वृश्चिक और मीन वालों से। शत्रुता कभी ना करें मेष, सिंह और धनु वालों से। अगर जान जाए कि उसकी ये राशि बन रही है तो उससे चुप रहें, उससे मैत्री कर लें। विवाह वगैरह के योग आपकी कुंडली में अभी तो बहुत लंबा समय है। राहु की दशा 2028 में आएगी, उस समय हमें लाजवर्त धारण करना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन करना होगा। मांसाहार का त्याग करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चंद्रमा धारण कर सकते हैं चांदी का।
इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आप अगर चाहें तो इस कुंडली के हिसाब से गुरु का रत्न पुखराज सदैव जीवन भर धारण कर सकते हैं। क्लियर है? धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह करने के लिए तुला राशि तुला लग्न, वृष राशि वृष लग्न और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। ये कुंडली मंगलिक है, इस वजह से कुंडली मिला करके ही विवाह किया जाए। विवाह की दिशा उत्तर दिशा रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कुंडली अच्छी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है और चंद्रमा का प्रभाव भी बहुत अच्छा बन रहा है। कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हैं, इस वजह से प्रायः अग्नि से और जल से, विष वाले जानवरों से, चोरों से, उचक्कों से बच के रहना चाहिए। यात्रा में किसी पे भी कभी विश्वास न करिए और षड्यंत्रकारियों से बच के रहना चाहिए। किसी को भी धन देंगे तो आप धन निकाल नहीं पाएंगे, उससे शत्रुता होती रहेगी। क्लियर है? उच्च शिक्षा इस कुंडली में बहुत अच्छी है। इस कुंडली का प्रोफेसर बनना बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है। दिमाग ठीक है, बुद्धि शांत है। अष्टम के मंगल के कारण कभी कभी व्यक्ति के जीवन में उग्रता व्यग्रता देखने को मिलती है। कोई भी शुभ कार्य करना हो गुरु की दशा में और शुक्र की दशा में किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन करना हो तो शनि की दशा के साथ केतु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। विवाह आदि के लिए शुक्र की दशा के साथ मंगल और गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।